Perfect. Okay. सब लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, awesome. Thank you, सृष्टि। तो ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बातें किए थे टेलीस्कोप कैसे काम करता है, उसके बारे में बातें किए थे। टेलीस्कोप का कुछ रे डायग्राम दिखा है हमने, टेलीस्कोप का डायग्राम देखे थे और ये सीखे थे कि कौन सा मिरर क्या है, कौन सा पार्ट क्या है, बड़ा टेलीस्कोप से क्या फायदा होता है, एटमॉस्फेयर हमारा जो अर्थ के बगल में जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब थोड़ा बातें किए थे। आज हम बातें करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, या फिर जिसको हम बोलते हैं मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी। मतलब अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग कलर में, अलग अलग तरीके के लाइट जो होती है, वो सारे अलग अलग तरीके के लाइट में हम अलग अलग तरीके के एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग तरीके के रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग चीजें जानने को मिल सकता है। तो वही थोड़ा आज सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और रेडिएशन जैसे जो होता है अलग अलग वेवलेंथ में वो कैसे होता है। तो क्योंकि दिवाली के अवसर है, मैं चाहता था कि आप सबको हैप्पी दिवाली विश करूं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको हमारे तरफ से। दिवाली का जो फायर क्रैकर जो हम हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली जी। तो दिवाली का जो पटाखे होते हैं वो पटाखे हमने सबने देखे हुए हैं, ऐसे आसमान में फूटता है और रंग बिरंग बहुत बहुत तरह तरह का रंग होता है राइट पटाखों में। तो वो कैसे होता है? वो बेसिकली होता है जो अलग अलग तरीके के एटम्स है, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स है, उनके स्पेक्ट्रम की वजह से होता है। उनके स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर कलर के लिए होता है। जो नील कलर जो है वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, जो लाल कलर है वो कुछ और एलिमेंट के लिए होता है। तो वो कैसे होता है, यही सब चीज आज जो हम सीखेंगे, उससे हमको एक्चुअली ये पता चलेगा कि दिवाली में जो पटाखे होते हैं उनके इतने सारे कलर्स, इतने सारे रंग कैसे होते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीक हमने जो सीखा था। तो दो सवाल है हमेशा की तरह। पहला सवाल यह है कि ये जो टेलीस्कोप का डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें कौन सा पार्ट प्राइमरी मिरर कहलाता है? Which part of telescope is known as the primary mirror? Options है A, B and C. कौन बोलना चाहेगा? गुरमेश जी के स्कूल से कोई बोलना चाहेंगे? Sir, C. सी, ओके। किसने बोला सी? मुझे नहीं पता चला कौन बोला, बट सी एक आंसर मुझे सृष्टि ने सी बोला। ओके, थैंक यू सृष्टि। सृष्टि जी के स्कूल पे जो लिख रहा है सी, ओके ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। तो जो पहला मिरर है जहां पे लाइट जाके टकराती है उसको प्राइमरी मिरर बोलते हैं, फिर जाके वो सेकेंडरी मिरर और आईपीस के थ्रू जाता है। तो ये आप सबको याद है, बढ़िया बात है। और ये दूसरा जो सवाल है लास्ट वीक से, वो है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? जो तारे जो चमचमाते हैं, जो ऐसे छोटा बड़ा होते हैं, ऐसे झकमक झकमक करते हैं, वैसे वो क्यों होता है? ऑप्शन है स्टार के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके लिए होता है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, या फिर जो धरती जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेकंड ऑप्शन। किसी और को कुछ और जवाब देना है या फिर सेम जवाब देना है किसी को? गुरमेश जी के स्कूल से कोई जवाब देना चाहेंगे? सर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। Srishti, do you know the answer to this question? सृष्टि का आई थिंक ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बट जैसे कि आपने सबने ऑलरेडी बताया, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, जिसमें कि जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो लाइट आती है वो जब रिफ्रैक्शन होता है, मतलब वो जब इधर उधर भटक जाता है, उसकी वजह से हमको लगता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे ऐसे चमचम करते हैं।
ठीक है, तो ये था लास्ट वीक का रिकैप। अब हम एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को वक्त मिला वो जो पिन होल कैमरा का जो हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, जो मैं वीडियो दिखाया था, किसी ने करके ट्राई किया है ये एक्सपेरिमेंट? सर हमने बनाया है। जी देख सकते हैं आपके आसपास वहां पे है। दिखाओ। Let's see. Just wait for 1 second. They are bringing. बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने बनाया है? सृष्टि ने या फिर रेवंती जी के स्कूल से और किसी ने बनाने का मौका मिला आपको? अगर नहीं मिला हो तो भी सही है, अगले हफ्ते के अंदर अगर आप हो सके तो ये बना के उसका फोटोज या वीडियो लेके आप जो लॉगिन पोर्टल बनाया है शायद ने रेवंती जी के लिए। हेलो सर। हाँ जी दिखाइए। हमने भी बनाया था सर, पर गलती से घर रह गया। गलती से घर रह गया, कोई बात नहीं, जब घर जाएंगे तब फोटो या वीडियो लेके आप अपने टीचर्स को मतलब शशि जी को भेज दीजिएगा। और शशि जी उनके बिहाफ से आप जो भी स्टूडेंट्स ने बनाया है उस स्टूडेंट्स का नाम डाल के अगर आप वो पोर्टल में उसके वीडियो या फिर फोटो अपलोड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यस सर। अरे वाह। अरे अच्छा हाँ वो होल दिख रहा है, अच्छा एल्यूमिनियम शीट होल, ओके। बैक साइड से ये बैक साइड से वो है। और डॉली आप दिखाओ। बट इसमें होल में तो वो सामने वो कवर्ड नहीं है। अच्छा ये भी सेम ही है, बढ़िया। इसको आपने यूज किया? यूज करके सन का डायमीटर क्या मिला आप लोग? वो जो इमेज बन रही थी वो कहाँ पे दिखी? हाँ डायमीटर तो कैलकुलेट नहीं किया होगा। नहीं डायमीटर एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, बट दे आर यूजिंग एंड दे आर रेडी फॉर 25 अक्टूबर। ये सब अपने अपने पिन होल कैमरा का यूज करने वाले हैं टू सी सोलर एक्लिप्स। नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली जिन्होंने बनाया है उनके लिए डेफिनेटली तालियां। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया कि आप लोगों ने, जिनको बनाने का मौका नहीं मिला एज आई सेड आप लोग भी बना सकते हैं। और जब भी हो जाए आप अपना वो उसका फोटो या वीडियो लेके अपने टीचर्स को भेज दीजिएगा। टीचर्स के पास। हाँ जी श्वेता कह रहे हैं। अभी तुम लोगों के पास होल कैमरा है तो अगले हफ्ते तक आप सन का डायमीटर ट्राई करो, निकाल सकते हो कि नहीं। एग्जैक्टली जिन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, जिन्होंने सन का डायमीटर मेजर करने का अभी तक मौका नहीं मिला, आप लोगों के पास एक और हफ्ता टाइम है। हो सके तो उसमें आप ये कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है इसका लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर अपने टीचर्स हैं, मैं दोबारा भेज दूंगा। तो वीडियो अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको आई थिंक एक चेंज जो मैंने देखा, एक चेंज आपको करना पड़ेगा शायद, कि जो आपने जो होल बनाया हुआ है 1 इंच बाय 1 इंच, उसको एक एल्यूमिनियम फॉइल जैसे कोई चीज से ढकना पड़ेगा और उसके बीच बहुत ही एक छोटा सा एक जैसे पिन होल, क्योंकि नाम है इसका पिन होल कैमरा, एक पिन से होल बनाना है। पहले जो होल बनाया आपने जो जहां तक मैंने देखा वो बहुत सही है, बिल्कुल सही है वो, बट उसके बाद उस होल को ढक के उसके बीचों बीच एक बहुत ही नुकीले चीज से एक होल बनाना है, जो कि वो वीडियो में था। तो मैं वीडियो का लिंक दोबारा भेज दूंगा और वहां पे ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप सन का साइज मेजर कर सकते हो। तो ये आप अगले हफ्ते तक अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज, जो बॉक्सेस है ना वो खुलते हैं क्या? बिकॉज वो आपको खोलना पड़ेगा टू मेजर द लेंथ एंड द साइज ऑफ द शैडो। यस वेरी वेरी वेरी। या बिकॉज बहुत सुंदर से रैप करके रखा था तो मैं सोच रही थी कि खोल पाओगे कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली तो श्वेता जी ने श्वेता ने बहुत बहुत सही पॉइंट पकड़ा एक्चुअली, कि जो आपने बॉक्स बनाया आप लोगों ने, जब आप उसको सूरज की तरफ पॉइंट करोगे तब वो जो पिन होल से लाइट आके जो इमेज सन का जो लाइट गिरता है उसके ऑपोजिट साइड पे, आपको वो बॉक्स खोल के वो देख के मेजर करना पड़ेगा। तो आप बॉक्स ऐसे बनाइए ताकि उसको खोल पाए बीच से,
जब वो लाइट आ रहा है अंदर, तो उसको पूरा एकदम अगर आप अच्छे से एकदम पैक कर देंगे, खोल नहीं पाएंगे, तो आप जो सन का जो इमेज बनेगा उसके अंदर वो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे बनाइए ताकि वो खोल के सन का जो इमेज बन रहा है उसको आप मेजर कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? कोई डाउट है इसके बारे में? ओके, नहीं सर। और एक और बात, ये जो आपने जब आप मेजर करेंगे सन का जो डायमीटर, ये वीडियो फॉलो करके, वीडियो का इंस्ट्रक्शन देख के, वो डायमीटर भी आप किसका क्या वैल्यू निकल रहा है ये भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप चाहे तो आपके टीचर्स के थ्रू वो वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी एक, मान लीजिए पेपर पे आपने लिखा कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन का एक फोटो लीजिए और फोटो आपने आपके टीचर्स को दे दीजिए, वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर सकते हैं। तो वो भी वैल्यू अगर आप शेयर कर सकते हैं तो वो भी बहुत हमको अच्छा लगेगा, और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब आप मेजरमेंट लोगे ना, जब खोल के, when you're measuring the diameter of the shadow, also send a picture of the box with the shadow so we can see what you're doing. Yeah, definitely. जहां भी पॉसिबल होगा, जब आप ये यूज करेंगे, फोटो लेके हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी शेयर करने का मौका मिलेगा एक दूसरे स्कूल के साथ। हर स्कूल में स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब तो हम अब तक हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। मल्टी वेवलेंथ, इसका अर्थ होता है बहुत सारे वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि कलर्स मान लीजिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा पता करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करेंगे एक चीज से, जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपने किसी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम सुना है अब तक? हाँ ना, कुछ रिएक्शन नहीं? ओके, अबूजर सर हिला रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी ने नहीं सुना और भी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स जिसका भी कुछ भी टेम्परेचर है, सारे ऑब्जेक्ट्स रेडिएशन यानी कि लाइट एमिट करते हैं। सब कुछ हमारे आसपास जो भी देख रहे हैं हम चीज, दीवार, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, टेबल, चेयर, सब कुछ, एनीथिंग that is heated emits radiation। तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब सवाल यह है कि ये रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ पे एमिट हो रहा है, क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहा है। ये दीवार से अगर रेडिएशन एमिट हो रहा है तो मेरे आंख को तो दिख नहीं रहा है। जैसे कि लाइट से जब रेडिएशन एमिट होता है तो वो हमको दिखता है, जैसे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे ये बल्ब हो, चाहे वो सूरज हो। बट जो आसपास की चीज है या फिर हम खुद से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर वक्त, बट वो हमको दिखता नहीं है। मतलब वो कुछ अलग वेवलेंथ में होगा, जो वेवलेंथ इंसान की आंख देख नहीं सकती। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं फिर? तो उसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, एक तस्वीर से समझ सकते हैं। उस तस्वीर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आपने ग्राफ तो देखा होगा, आपने ग्राफ से काम किया है अभी तक स्कूल में कोई भी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पता है आप लोगों को किसी को? शायद नहीं। देवेंद्र जी, शशि जी, इनको ग्राफ सर किया है, ग्राफ पर काम किया है इन लोगों ने, 8th वाले बच्चों ने किया है। ओके, और सृष्टि ने भी किया होगा जरूर। यस सर, करा है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ग्राफ में क्या होता है, दोनों एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि ऐसे लेटा वाला जो होता है, और एक सीधा वाला जो एक्सिस होता है, सीधा वाला जो डायरेक्शन होता है, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्स है और ऊपर वाला वाई है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम में हम वाई में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं और एक्स में मानते हैं वेवलेंथ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेवलेंथ अगर दिया जाए हमको, उस वेवलेंथ में, वेवलेंथ मतलब कलर, वेवलेंथ को आप समझ सकते हैं कि कलर है। जैसे कि ब्लू एक कलर है, लाल एक कलर है, ब्लू एक वेवलेंथ भी है, लाल भी एक वेवलेंथ है। ठीक है, तो कोई भी कलर में वो जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी मतलब उसका
जो ब्राइटनेस वो कितना ज्यादा लाइट दे रहा है उस कलर में, वो हम पता कर सकते हैं अगर हम ऐसा एक प्लॉट बनाए, ऐसा एक चित्र बनाए। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जैसे कि मान लीजिए एकदम लेफ्ट में एकदम जो कम वेवलेंथ है उसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, एकदम 0 के बराबर है, तो एकदम कम वेवलेंथ में ज्यादा लाइट नहीं आ रही। फिर इसके बाद वेवलेंथ अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसका मतलब वेवलेंथ कम से बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये जो ग्राफ है इसको हम ग्राफ बोलते हैं, ये उठ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ तक जा रहे हैं, तब ये जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है लाइट की, उस कलर पे वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो बढ़ता रहता है एक पॉइंट तक। उसके बाद वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, वो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मतलब बहुत ज्यादा अगर वेवलेंथ हो जाता है, बहुत लार्ज वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो वापस से कम हो जाता है। तो इसी ग्राफ को, ऐसे चीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसका मतलब है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अपने वाई एक्सिस में रहेगा इंटेंसिटी की, लाइट उस कितना तेज है, और एक्स एक्सिस में रहेगा कि कौन से वेवलेंथ पे लाइट कितना तेज, मतलब कौन से कलर में लाइट कितना तेज है, या कितना ज्यादा तेज है या फिर कम तेज। ठीक है, I'll stop here briefly ताकि श्वेता जी थोड़ा समराइज कर पाए, एंड देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। Perfect. Can you go back? Okay, just keep it at this slide. Go to the third one, please. Yeah, perfect. So now we'll talk about black body spectrum. So every heated object emits some radiation. This radiation may or may not be in the wavelength that you can see, but every heated body will, any body with a finite temperature, even what we call as cold, will be emitting some radiation, right? And generally, depending on how cold or how hot an object is, you can either see the radiation that it's emitting, or the radiation will fall in a region where you cannot see it. For instance, when you have a light bulb, which is at a few thousand kelvins, you can actually see it because the radiation is emitted in the wavelength that you can see. Whereas, I don't know, like a table or a chair or yourself or a wall is going to emit radiation that have very, very long wavelength compared to what you can see. So generally, for instance, if you have an infrared camera, you might be able to see things that are slightly more colder than what you're used to. Like you can see the heat of a person, for instance, with an infrared camera. So that's the general idea, that anything that has a finite temperature will emit a radiation, and this radiation is specific to its temperature. Now, what you're seeing down is something that, so we call it as a black body spectrum. So let's just talk about the word spectrum. So spectrum is how different wavelengths, what is the intensity of different wavelengths. So generally it is a continuum. You will not have a, so generally when you look at thermal emission, which is what we are looking at, right? Emission or like radiation that is coming out of the fact that something has a heat, it'll not be specifically peaking at a certain wavelength. It's going to be a continuum, as in there'll be a distribution of wavelength in which it will be emitting stuff, but there will be a wavelength where it will be strongest. For instance, in this picture, you have wavelength on the bottom, you have the intensity of light, or something that we call as radiance, on the y-axis, and you see that around 500 to 600 whatever is the wavelength, nanometer, I guess, that whatever. So here is where you sort of have the peak of the radiation. So most of the light that is being emitted by this body will be coming around 500 to 600 units of wavelength. Okay, so this kind of a plot is what we call as a spectrum, and this is something you'll see very often now for stellar objects, because we use this a lot in our astronomy. So I'm done with summarizing the slide. What's the next one? Cool, yeah. So next one is just slightly more information on the same thing.
तो जैसे कि श्वेता जी ने बोला कि हाँ, आई शुड हैव मेंशन दिस, ये जो हम आज जो स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेवलेंथ, इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हो सके तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसी के ऊपर हम 2-3 हफ्ते, अभी से 2-3 हफ्ते बाद हम फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो इसी टॉपिक पे होगा। हम आपको एक एक्चुअल स्टार का जो ऑब्जर्व किया हुआ स्पेक्ट्रम हम आपको देंगे और उसको कैसे एनालाइज करते हैं वो हम आपको सिखा देंगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट्स है कि वेवलेंथ क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। और कभी भी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक बार हमने ये कवर कर दिया और आपको अगर समझ में नहीं आया, आप थोड़ा पीछे रह गए, तो जब हम प्रोजेक्ट देंगे तब शायद आपको दिक्कत ज्यादा होगी। तो कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो ये है स्पेक्ट्रम, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ। वेवलेंथ है एक्स एक्सिस में और सीधा का जो एक्सिस है उसमें हम लाइट का इंटेंसिटी है, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो हमने दिखाया है, ये जो चित्र है, इसमें ये चीज लेफ्ट से राइट तक अगर हम जाते हैं तो पहले ये उठता है, एक मैक्सिमम रीच करता है, फिर वो वापस फॉल करता है, फिर वो वापस डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो वो जहां पे वो मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं जो पीक इंटेंसिटी, जहां पे इंटेंसिटी सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है। उस पॉइंट जो वेवलेंथ जहां पे वो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रहा है, उस वेवलेंथ को हम स्टडी करते हैं। उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं कि जहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी पीक्स। ये वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पीक कहाँ पे हो रहा है, ये मान लीजिए कुछ 600 के आसपास पीक हो रहा है, 600 वेवलेंथ के आसपास ये मैक्सिमम जा रहा है। तो ये पीक कहाँ हो रहा है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो कोई गैलेक्सी हो, प्लैनेट हो, कुछ भी हो, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं उससे हमको ऐसे ही बिल्कुल ऐसा एक स्पेक्ट्रम मिलता है टेलीस्कोप के द्वारा। और स्पेक्ट्रम कहाँ पे पीक हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, उसको अगर हम मेजर कर पाए, उस वेवलेंथ को अगर मेजर कर पाए, उसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि उस चीज का टेम्परेचर क्या है, वो कितना ज्यादा गर्म है या फिर कितना ज्यादा ठंडा है, ठीक है? ये जो कितना रेडिएशन एमिट हुआ है और कौन सी वेवलेंथ पे वो पीक होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, याद रखने वाली बात। इसके अगले 2 स्लाइड्स में हम एक्चुअल एग्जांपल्स दिखाएंगे, बट इसमें बस मुझे इतना ही ऐड करना था कि पीक जहां पे हो रहा है वेवलेंथ, वो चीज ध्यान रखने वाली है, क्योंकि उस पीक वेवलेंथ से हम जो एक्चुअल जिसको हम देख रहे हैं उसका टेम्परेचर, उसका तापमान मेजर कर सकते हैं। Yes. Okay. So in this is a continuation of what we were talking before. So here there's a picture of a black body radiation. On the x-axis you have the wavelength, on the y-axis you have the intensity of light. Now the reason a black body spectrum, which we also call as thermal spectrum, is very important for us in astronomy is because when you see an object, you cannot measure its temperature directly. And depending on what temperature an astrophysical object is, you probably can guess what kind of phenomena are going on in it, right? So it is very important for us to first understand what is the temperature of the object. But unfortunately, you cannot take a thermometer and measure the temperature of an object. So instead, what we do is we use this fact that the wavelength that it shines at, or the color that you see, generally is a very good way for us to estimate what is the temperature of that object. So for instance, in this wavelength, if you look at this in this image, right? So you see around 500 something your intensity peaks. So this will correspond to a very specific temperature, and this is generally a unique mapping. So if something is peaking at around 500 in wavelength, then this will correspond to a temperature X. If it was peaking at something like 1000, I know that that body is colder than this body. So essentially looking at the shape of the black body spectrum and looking at the peak of it,
both of this gives you an information about what is the temperature of the object that you're looking at. And so this is a very important concept to generally remember, because a lot of astrophysics gets built on this. Can we go to the next slide? Yes, and I think you can continue from here. All right. So now we're talking about, so this is again a continuation of the last slide, where we're still talking about the fact that in a little more detail about how where it peaks, where a black body curves peaks. So every time you look at something like this, where you have wavelength on the x-axis and intensity, or something that we call as spectral radiance on the y-axis, this is what we call as a black body radiation. This plot is called as a black body radiation curve. Okay, so now in this picture that you see that there's a region that has been indicated with colors. You can see the rainbow, violet to red. So this is a spectrum that is visible to eye. So something slightly above 400 nanometer to something slightly below 800 nanometers. So that is all that a human eye can see, right? For instance, if you are looking at the black body radiation here, you see that, you see two things. You see that you have 1, 2, 3, 4. You have 4 curves, right? And these 4 curves, 5 curves. Sorry, there are 5 curves. And these 5 curves have different labels on them, right? So these labels are temperature. So when you have 300 K, K stands for Kelvin, which is the unit in which we will be measuring temperature when you do astronomy generally. So you have the lowest one here is 300 Kelvin, which is very hot, by the way. Right? And you see already that this one has very low radiance or very low intensity that it's emitting, but is also not peaking in where you want it, or like where you can see it, right? As I increase the temperature, as I go from 300 Kelvin to 400 Kelvin, my curve heightens and slightly shifts towards the lower wavelength. At around 500 Kelvin, you see it lands right in the middle of the spectrum. So middle of the visible spectrum, right? So this is definitely something that you can see. You can see the emission from a 500 Kelvin object. You can also see something from 300 Kelvin. It is just slightly dimmer, right? Because for instance, a tungsten bulb that you see in your house generally is 2500 or 3000 Kelvin. So you can see that, but it's just like you are seeing the tail of that radiation. Generally, that's why these are not radiations at the level of, say, sun, right? You need many bulbs to light up something as much as you would with the sun. And then when you're going to around 600, 700 Kelvin, you're going through to the other end of visible spectrum, and anything higher than that will start peaking in ultraviolet. Right, so this is generally what we are looking at. Now, why is this important to us? Because we associate astrophysical phenomena to different energies. For instance, when I'm looking at a gamma ray, right? I know this is a very energetic process. I know that this is happening in a place with a very, very, very high temperature. So I know that this will be emitting stuff in such a way that the peak is lying either in UV or a gamma ray regime. So generally, if you look at a very high energy phenomena, you should be looking at you should associate it with a higher temperature, and you generally will see that phenomena in a telescope that is made to watch in a in a lower wavelength. Similarly, if it is a low temperature phenomena, such as if you are going to look at, say, cosmic microwave background, or if you want to look at interstellar dust, right? So these things are comparatively low temperature phenomena. Then you will want to look at a high wavelength astronomy. So you will want telescopes such as infrared or radio frequencies, and you will be able to watch these phenomena in these kind of telescopes. Now, one object can emit
spectrum across. For instance, if you're looking at the 700 Kelvin object, you can see a part of it invisible. You can see a large part of it in ultraviolet and gamma ray region, but you can also see it in infrared, right? You can also see it beyond 800 nanometers. But all of these phenomena are going to give us sometimes different information, because you're seeing them in, you can see what are the different processes that is leading to this kind of a spectrum spread. In the bottom of this panel, you just have like a gray bar where you have wavelength on the top, and you see how, where different regimes that we keep talking about, right, lie. So the colored band, for instance, is the reference of the visible light, which is a tiny fraction of your entire electromagnetic spectrum. Just to the right of it is infrared, which is slightly bigger wavelength than we can see, right? Then we have a large area which we call as radio waves. This is the frequency in which, for instance, your radios get tuned, or very specifically in astronomy, the thing that is of interest is the molecule of hydrogen generally ends up emitting in this region. This is why it's very, very important for us, right? And then on the slight left of what is visible, so the region that is slightly after indigo or violet, you see UV, which is ultraviolet, as the name suggests. And then you have X-ray, and then very highly energetic phenomena can be seen in gamma rays. Just because we are at gamma rays, I do want to tell you that very recently we had a gigantic gamma ray burst, and everybody in astronomy is now super, super excited about it. And it's probably you guys have seen it on the news. Yes, I think that is what I wanted to say in this slide. Okay, Do you want to awesome. summarize before we go Yes, forward? I will quickly summarize this. And also you should put a slide next time, wo gamma ray burst ka. Acha, Then we can all see that. the cool हाँ. jet that everybody got it. Yes, sure. ओके तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ. श्वेता जी ने बेसिकली जो कहा, कुछ 3-4 चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली, नोट करने वाली. पहली बात तो ये है, जो कि मैं पहले मेंशन करना भूल गया, जो वेवलेंथ के बाद हम बात कर रहे हैं उसका यूनिट है लेंथ, मतलब उसका यूनिट है मीटर या नैनोमीटर या माइक्रोमीटर. मतलब वेवलेंथ जो चीज है वो एक्चुअली एक लेंथ है. तो पहली बात तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है. जो वो एक लाइट जैसे एक वेव होता है, उस वेव का एक लेंथ होता है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इतना याद रखना चाहिए कि वेवलेंथ का यूनिट है लेंथ का जो यूनिट होता है. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. अगर छोटे छोटे की तरफ जाते हैं तो वो हो जाता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर. मिलीमीटर से भी कम क्या होता है? माइक्रोमीटर हो सकता है. उससे भी कम होता है नैनोमीटर, और उससे भी कम होता है एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है. तो वेवलेंथ जो है वो हम ज्यादातर नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम्स में बात करते हैं. बट उसका बेसिकली मतलब ये है कि वे बहुत ही छोटे 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 लेंथ स्केल है. ये है पहली बात. दूसरी बात, वेवलेंथ जितना छोटा होगा, जो कलर है वो उतना नील की तरफ होगा. वेवलेंथ जितना बड़ा होगा या फिर लंबा होगा, जो उसका कलर है वो उतना लाल की तरफ होगा. ठीक है. तीसरी बात यह है कि जितना कलर ब्लू की तरफ हो रहा है, उसका टेम्परेचर उस चीज का, उस ऑब्जेक्ट का, जिस चीज का कलर ब्लू है, जो ब्लू रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो ब्लू रेडिएशन छोड़ रहा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. जितना वो रेड रेडिएशन छोड़ रहा है, यानी कि बड़ा वेवलेंथ का रेडिएशन छोड़ रहा है, इस फिगर में राइट साइड की तरफ, उसका टेम्परेचर उतना कम होगा, वो उतना ठंडा होगा. तो यही बेसिकली आप देख सकते हैं. ये जो ऐसे ऐसे कर्व्स है, 3-4-5 कर्व्स बने हुए हैं, उसमें जो ऊपर जो नंबर है, जैसे कि श्वेता जी ने बोला, जैसे कि 7000 केल्विन, 7000 के लिखा हुआ है, वो यहाँ पे सबसे गर्म एक ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम है. वो सबसे गर्म है, वो हमको कैसे पता चल रहा है? बिकॉज उसका जो पीक है वो एकदम सबसे लेफ्ट साइड पे है. लेफ्ट साइड यानी कि छोटा वेवलेंथ, यानी कि ब्लू. तो जितना वो ब्लू की तरफ होगा, जितना छोटा वेवलेंथ की तरफ होगा पीक, उतना ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है, ज्यादा गर्म है.
और जो पीक जितना दाएं तरफ होगा, जितना बड़ा वेवलेंथ की तरफ होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो 4000 के या फिर 5000 के वाला जो ग्राफ है, उनका जो पीक है वो थोड़ा दाएं तरफ है, राइट? दाएं तरफ मतलब वो बड़ी वेवलेंथ की तरफ है। और जैसे जैसे ये पीक बड़ा वेवलेंथ तक जाता है या फिर मतलब लाल कलर की तरफ जाता है, इसका मतलब है वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो ज्यादा गर्म नहीं है, वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है? और ये जो पूरा चीज है, ये वेवलेंथ जो हम बात करते हैं, हम बोलते आ रहे हैं कि इसका छोटा ही पोर्शन है विजिबल लाइट बोल के, मतलब जो इंसान आंखों से देख सकता है। जैसे कि हम कलर देखते हैं, राइट? नील से लेके लाल तक हम बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, बट वो कलर एक्चुअली अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल नीचे लेफ्ट में जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ है वो है हमको विजिबल होता है, वो हम देख सकते हैं। 400 नैनोमीटर मतलब हम जो ब्लू कलर देखते हैं, जो ब्लू लाइट देखते हैं, उसको हम 400, वो एक्चुअली 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के आसपास होता है। और जो हम रेड लाइट देखते हैं वो एक्चुअली 700 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ का होता है। तो सूरज को जब हम देखते हैं, मान लीजिए, वो क्या होता है, ज्यादातर हम येलो देखते हैं सूरज को, येलो है लगभग 550-600 नैनोमीटर वेवलेंथ में। तो उस वेवलेंथ में सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, तो इसलिए हमको सूरज का कलर ऐसे येलो ऐसा लगता है, ठीक है? तो ये रहेगा बस विजिबल, हमको इतना ही दिखता है खाली आंख से। बट इससे कम अगर हो जाए, अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो क्या होगा? तो हम दूसरे तरह के लाइट को हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, ऐसे बहुत तरीके के लाइट है। उसका बेसिकली मतलब ये है कि उसको लिए हमको स्पेशल टेलीस्कोप बनाना पड़ता है, स्पेशल मशीन बनाना पड़ता है उस लाइट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो लाइट हम आंख से देख नहीं सकते। हम आंख से बस नील से लेके लाल तक देख सकते हैं। नील से कम जो वेवलेंथ है उसके लिए हमको स्पेशल मशीन चाहिए। लाल से ज्यादा जो वेवलेंथ है, जैसे कि इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके लिए भी हमको स्पेशल मशीन चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो फोन है, जो लैपटॉप है, ये जो सारे कम्युनिकेशन होता है, ये सारे रेडियो वेवलेंथ पे होता है। ये भी एक तरह का लाइट है, ये भी सेम चीज लाइट है, बट ये हम आंख में देख नहीं सकते। बट हमारा फोन, हमारा वाईफाई, हमारा ब्लूटूथ, हमारा लैपटॉप, ये रेडियो वेवलेंथ कैच कर सकता है। तो बेसिकली ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इस सब सारे जो वेवलेंथ्स है, सारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो फिनोमेना होते हैं, वो बहुत ही डिपेंड करता है कि कौन से वेवलेंथ पे हुआ है या फिर कौन से टेम्परेचर में हुआ है। जैसे कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गामा रे फूट गया, एक सुपरनोवा फूट गया, ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, उसमें हम अल्ट्रावायलेट या गामा रे या फिर एक्स-रे में देख सकते हैं। और जो थोड़ा लो टेम्परेचर, लो एनर्जी जो चीजें होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डस्ट जो होता है, धूल जो होता है यूनिवर्स में, वो इंफ्रारेड में या फिर रेडियो वेवलेंथ में एमिट करता है, ठीक है? तो ये सारी चीजों के लिए हमको एस्ट्रोनॉमर्स ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुआ है, टेलीस्कोप्स बनाए हुए हैं। हम खाली आंख से बस विजिबल देख सकते हैं, बस 400 से लेकर 700 तक देख सकते हैं। 400 से कम और 700 के ज्यादा के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पेशल मशीन्स है, जिससे हम और भी एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स है उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो हम बोल रहे थे कि ये ब्लू मतलब हॉट है और रेड मतलब कोल्ड है, इसका एक और एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड पे। ये श्वेता जी पहले बोल देंगे, उसके बाद मैं इसको जल्दी से समराइज करूँ। Okay. So this is now being very specific about how temperature is related to wavelength. So till now we've been saying that, okay, hotter a body is, higher frequency or lower wavelength it's going to shine in, or its black body spectrum will peak at a lower wavelength, right? And colder a body is, its black body spectrum will peak at a higher wavelength. Now this is important, like as we said before, because you can relate this to the temperature. And it is also important because knowing
that a peak is at a particular location, you identify the temperature uniquely. There are not, you cannot have two different temperatures peaking at the same point. Same point in the wavelength on a black body curve. So this 1-to-1 relation is what is the most useful thing to us, right? So in this picture, you see this is a pictorially over exaggerated picture representing this. So you have a red body, so you expect it to peak slightly at the later frequency, is later wavelength, or like higher wavelength, lower frequency content. So that's why it's red. When you look at something in between, you have it peaking in the center of your spectrum, right? So it's around 6,000 nanometers. It's an angstrom, sorry, it's 600 nanometers, I'm correct. And then on the right, you have the blue. So this is the hottest one that we have right now. And you see it's even peaking in the ultraviolet in this picture, for instance. So on the right hand, you have the formula that relates your temperature to wavelength. So generally temperature is inversely related to the wavelength. So larger a wavelength, smaller the temperature. So these go in opposite directions, right? And on the top, you just have a constant number that we call as the scale of this equation. So essentially the thing to take away here is that temperature is always inversely proportional to the wavelength. That is what we need. And that is a formula that you'll probably see many times over in astronomy, anywhere you read. That's, yeah, you can summarize. Perfect, thank you श्वेता. हाँ, तो जैसे कि श्वेता जी ने बताया कि वेवलेंथ और टेम्परेचर, जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं कि वो रिलेटेड है. हमको जहां पे वेवलेंथ पीक हो रहा है, जहां पे इंटेंसिटी पीक हो रहा है जिस वेवलेंथ पे, वो वेवलेंथ अगर हम मेजर कर पाए, वो वेवलेंथ अगर हमने स्टडी कर लिया, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, राइट? वो कैसे पता चलता है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे राइट साइड पे हम जो देख रहे हैं. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू एक नंबर है डिवाइडेड बाय जहां पे वेवलेंथ, जहां पे पीक हो रहा है इंटेंसिटी उस वेवलेंथ पे, ठीक है? तो जैसे कि उसका एग्जांपल्स यहाँ है, मान लीजिए एक 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अगर हम सबसे लेफ्ट वाला एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो कर्व है वो जो पीक हो रहा है वो दाएं तरफ पीक हो रहा है, ठीक है, मतलब हाई वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ पे वो पीक हो रहा है. तो क्योंकि वो लार्ज वेवलेंथ है, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि ये फॉर्मूला में अगर हम नीचे कोई एक लार्ज नंबर, कोई बड़ा नंबर डालेंगे तो टेम्परेचर का जो वैल्यू निकलेगा वो कम निकलेगा. तो मतलब इसका यही अर्थ होता है कि जो जहां पे जो इंटेंसिटी पीक दाएं तरफ हो रहा है, बड़ा वेवलेंथ पे इंटेंसिटी पीक हो रहा है, उसका मतलब है उस चीज का टेम्परेचर कम है और वो दिखता होगा लाल, जैसे कि हमको ये दिखाया गया है यहाँ पे नीचे डायग्राम में, ठीक है? ये लाल जैसा दिखेगा ये स्टार, क्योंकि वो कम टेम्परेचर का है. और एकदम राइट साइड का अगर एग्जांपल देखें, ठीक है, जहां पे वो ब्लू वाला स्टार बना हुआ है, उसमें क्या फर्क है? अंतर ये है कि उसमें जो अभी कर्व है वो बहुत ही पहले पीक हो जाता है, बहुत ही कम वेवलेंथ में वो एकदम मैक्सिमम हो जाता है. तो जितना कम वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम होता है, उतना ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि याद रखिएगा कम वेवलेंथ मतलब ब्लू, ज्यादा वेवलेंथ मतलब रेड. तो कम वेवलेंथ में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है उसका, मतलब वो दिखेगा ब्लू. और उसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका पीक वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है. आप शायद समझ पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर हम वेवलेंथ पे कोई कम नंबर, कोई छोटा नंबर डाले, तो जो टेम्परेचर का वैल्यू निकलेगा वो ज्यादा होगा. मतलब वो चीज ज्यादा हॉट है, ज्यादा गर्म है, तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ब्लू वेवलेंथ पे या फिर उससे भी ज्यादा अल्ट्रावायलेट पे रेडिएशन वो छोड़ रहा है, इसलिए वो दिखता ब्लू है. और जो बीचों बीच का केस है वो उन दोनों के बीच में है, वो ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है, इसलिए उसका जो पीक हो रहा है वेवलेंथ, वो ना तो बिल्कुल लाल पे जाके पीक हो रहा है और ना ही बिल्कुल एकदम पहले नील में पीक हो रहा है, ठीक है? वो एकदम बीचों बीच पीक हो रहा है, येलो के आसपास, येलो ग्रीन के आसपास, इसीलिए वो दिखता भी येलो जैसा है. और उसका जो टेम्परेचर है वो बाकी दो जो एग्जांपल्स हैं उनके बीचों बीच होगा टेम्परेचर उसका, उस स्टार का.
ठीक है, तो ऐसे हम एक स्टार का को जब हम देखते हैं टेलीस्कोप से, उससे हमको ये स्पेक्ट्रम मिलता है। ये जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो चित्र है, ये हमको मिलता है टेलीस्कोप से, कोई भी स्टार अगर हम देखें। और उससे हम ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अगर यूज करें, तो उस जहां पे वेवलेंथ पीक हो रहा है, उसको यूज करके हम स्टार का टेम्परेचर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक उपाय है स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। हम 2 और स्लाइड्स करेंगे आज, ताकि हम जहां प्रॉमिस किया था मैं आपको कि फायरवॉक्स में अलग अलग रंग क्यों होते हैं, वो समझ जाएंगे, तो उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो ये है क्या, ये है सेम चीज है, स्पेक्ट्रम ही है, जैसे कि हम देख रहे थे अब तक। इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, बट अभी ये एक्चुअल स्पेक्ट्रम है। अब तक हम जो देख रहे थे वो ऐसे टॉय मॉडल्स थे, मतलब वो ऐसे उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा था। ये एक्चुअल कोई एक स्टार का ऑब्जर्व किया हुआ स्पेक्ट्रम है। तो जो रियल स्पेक्ट्रम है वो ऐसे ही दिखता है, वो एकदम स्मूथ नहीं दिखता है, जैसे कि वो जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हैं, वो जो हमने अब तक दिखा रहे थे कि एकदम स्मूथ होगा, एकदम स्मूथली वो बढ़ रहा है फिर स्मूथली घट रहा है, उतना स्मूथ एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं होता है। सिमिलर होता है, काफी सिमिलैरिटीज है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो क्या फर्क है इसमें, तो ये जो हम स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली एक रियल स्टार का रियल स्पेक्ट्रम है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि वो जो इंटेंसिटी है वो पहले चढ़ता है, वो पहले बढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद गिरता है। उससे उसके अलावा भी हम और चीज देख सकते हैं कि कभी कभी ये ऐसे नीचे आ जाता है, राइट, ऐसे डिप्स होते हैं इस पे, और कभी कभी ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऐसे जैसे पहाड़ी उतार चढ़ाव है। यही उतार चढ़ाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं, जहां पे वो डिप हो रहा है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जहां पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है जैसे पहाड़ी जैसे टीले जैसे, उसको हम बोलते हैं एमिशन। ये जो उतार है और चढ़ाव है, ये बहुत ही एग्जैक्ट वेवलेंथ पे होता है, ये कहीं पे भी नहीं होता है रैंडम। ये जो डिप है ये कौन से वेवलेंथ पे हुआ, या फिर जो वो थोड़ा सा चढ़ाव है वो कौन से वेवलेंथ पे हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, ये पता करने के लिए कि उस स्टार में कौन से एलिमेंट्स हैं, किस चीज से बना हुआ है वो स्टार, उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें कुछ और है क्या, कार्बन है क्या, नाइट्रोजन है क्या। ये सब चीजें पता करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार का स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, उसमें ये जो उतार चढ़ाव है वो कहाँ हो रहा है, कौन से वेवलेंथ पे हो रहा है। तो इसी वजह से जो आप ऊपर जो है, ऊपर जो कलरफुल जैसे ऐसे इंद्रधनुष जैसा वो बना हुआ है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम जो स्पेक्ट्रम है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि वहां पे आप देख सकते हैं कि इस स्टार को अगर आप ऐसे इंद्रधनुष के जैसे जो 7 रंग है उसमें अगर बांट सकते हो, तो ये कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा कि उसमें नील के साइड पे अंधेरा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा नील का इंटेंसिटी नहीं है। जो ब्लू कलर है उसका इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, जो स्मॉल वेवलेंथ पे, छोटे वेवलेंथ पे वो घट रहा है, वो मतलब वो ब्लू में ब्राइट नहीं है, इसीलिए ब्लू में अंधेरा है, देख सकते हैं सिर्फ डार्क ब्लैक जैसा हो गया। ठीक है, वो ब्राइट कहाँ पे है, वो सबसे ब्राइट है बीचों बीच, जहां पे ग्रीन और येलो कलर है, इसीलिए ग्रीन और येलो सबसे ब्राइट है। और उसके बीचों बीच कभी कभी ये ब्लैक जो सीधे जो लाइंस हैं दिख रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन लाइंस, क्योंकि उसी वेवलेंथ पे कोई लाइट नहीं आ रहा है, वो लाइट एब्जॉर्ब हो गया। वो एब्जॉर्प्शन लाइन, एब्जॉर्प्शन और एमिशन कैसे बनता है, ये हम अगले क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों होता है, ये जो उतार चढ़ाव होता है ये क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे। बट आज बस इतना याद रखिएगा कि एक्चुअल जो स्टार का स्पेक्ट्रम है वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। जहां पे वो उतार होता है वहां पे वो काला काला ऐसे धब्बा जैसा बन जाता है, जो, या अगर वो धब्बा नहीं रहता तो एकदम स्मूथ वो इंद्रधनुष जैसा 7 रंगों वाला कलर मिलता हमको। बट क्योंकि कभी कभी वो काला काला स्पॉट आ जाता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और कभी कभी ब्राइट स्पॉट भी आ सकते हैं, उसको हम एमिशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और स्लाइड जाएंगे, बट वेरी क्विकली अगर श्वेता जी समराइज कर दें तो इट विल बी ग्रेट। Okay, so now we are looking at a realistic spectrum of a star.
Okay, so on the x-axis you again have wavelength, on the y-axis you have intensity. Now the thing to note here is in the previous slide when we were showing you a black body spectrum, it was a smooth curve. Here again you see that it is peaking at some a particular range of frequency, and then there is a damping, right? On either side. So generally about where this peaks, or the general shape of this curve, if you ignore the dips and sort of smooth it out by your eye, what you get will tell you what is the general temperature of the star. So this is the indicative of what is the black body's temperature of the object. But another important thing that you see in a realistic spectra is that there are two kinds of spectrums we take of most objects. One is called the emission spectra and the other is called the absorption spectra. These generally are they are like the negatives of the other. They are like literally the opposite of the other. So what you're seeing actually here, so this one is, for instance, an absorption spectra. So what you're seeing is there are like these very, very sharp dips at certain very specific wavelengths. And depending on where these dips are, you know what is the elemental composition of the stellar object, right? So if I see a dip at 550 nanometer, for instance, I know that this particular star has some hydrogen in it. So it sometimes, for some elements like oxygen, it's not one single dip, but it comes with 3-4 dips in exactly the same place. So every time you see that combination of dips, you know that this one contains oxygen. And generally the other thing is also like the depth of the dip, or like for instance in this you see that there's a huge dip around 500, but the dip around, I don't know, 420 or somewhere in 4,500 is not that deep. So I know that whatever element corresponds to this larger deep is the more abundant element in that star compared to the one that has a smaller dip. So it also tells us about not just about what elements are there, but you also kind of have a very good idea of how much of each of the element that you have, kind of. So this is a very, very important thing, because later on you will see that there will be stars that will probably have the same temperature. So you will see the overall shape that looks similar, but they will have very specific differences in where these dips lie. So you can tell that these two are similar temperature objects, but one of them is made up of slightly more oxygen than the other, or one of them has more heavy metals than the other. So this is very important for us to understand a lot of other phenomena that happen in the star. So I think this is what we need. Yes, I'm done with this slide. Perfect, thank you. हाँ, जैसे कि श्वेता जी ने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात श्वेता जी ने ऐड किया है कि ये जो मैंने बोला कि डिप जहां जहां हो रहा है, कौन सी वेवलेंथ पे हो रहा है, उससे हमको पता चलता है कि इस स्टार में क्या क्या एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन क्या है, ये पता चलेगा। वो जो डिप्स है वो कहाँ हो रहा है वेवलेंथ पे, बट कितना है ये कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा है कि नाइट्रोजन ज्यादा है, सिलिकॉन एलिमेंट ज्यादा है कि कार्बन एलिमेंट ज्यादा है स्टार में, ये पता चलेगा कि वो डिप कितना गहरा है उसके हिसाब से। जितना ज्यादा गहरा होगा वो उतार, उसका मतलब है वो पर्टिकुलर एलिमेंट उतना ज्यादा मात्रा में मौजूद है उस पर्टिकुलर स्टार में, स्टार के अंदर। और जितना कम गहरा होगा मतलब वो एलिमेंट कम मात्रा में है उस स्टार। ठीक है, इसके बारे में डिटेल ये क्यों होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बट लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता था कि जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, सेम चीज हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब बाकी सारे चीजें सेम है, अभी भी हम इंटेंसिटी देख रहे हैं वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ देख रहे हैं। तो कौन से वेवलेंथ में लाइट का जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो सबसे ज्यादा है। तो कोई ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कोई बहुत स्पेसिफिक वेवलेंथ पे बहुत बढ़ जाता है।
जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, एक एलिमेंट है उसका नाम है स्ट्रोंशियम, ठीक है, वो एक एलिमेंट है उसका नाम है स्ट्रोंशियम, और उस स्ट्रोंशियम एलिमेंट ऐसे बिहेव करता है ताकि उसका अगर हम स्पेक्ट्रम ले, मान लीजिए कोई स्टार में अगर स्ट्रोंशियम है और उसका अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम मेजर करें उस स्टार का, तो हम ये डिप के बदले ऐसे उतार, ऐसे चढ़ाव देखेंगे, ऐसे पीक देखेंगे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। वो वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ है? वो है 600 से 700 नैनोमीटर के बीच का वेवलेंथ है। 600 नैनोमीटर कौन सा कलर है? अगर आपको याद होगा 2 स्लाइड्स पहले, ये देखिए जो बॉटम लेफ्ट में है, जहां पे दिखा रहा है कि कौन सा वेवलेंथ कौन सा कलर होता है। तो 600 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो कलर है वो है रेड। तो ये स्ट्रोंशियम जो एलिमेंट है, ये उस वेवलेंथ पे बहुत ज्यादा लाइट निकालती है, बहुत ज्यादा लाइट देती है, बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है। तो उस वजह से स्ट्रोंशियम एलिमेंट अगर रहेगा तो हमको चीजें लाल दिखेंगी, ठीक है। इसीलिए जैसे कि जैसे जैसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का अपना ही अलग अलग वेवलेंथ पे वो एमिशन होता है, मतलब उसका वो पीक होता है स्पेक्ट्रम का। तो जो जो एलिमेंट हम देखेंगे उस हिसाब से हमको वो कलर पता चलेगा। तो ये जो फायरवर्क्स है, ये जो पटाखे हैं, पटाखे जब हम फोड़ते हैं आसमान में, जो अलग अलग कलर होता है वो एक्चुअली अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से होता है। जो ब्लू कलर, जो रेड कलर होता है, जो जब भी आप देखेंगे कि लाल रंग का पटाखा फूट रहा है, आप समझ लीजिएगा उसमें वो जो केमिकल्स है उसमें स्ट्रोंशियम बहुत ज्यादा है। स्ट्रोंशियम जब जलता है वो लाल रंग का एमिशन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, वो लाल रंग में सबसे ज्यादा लाइट देती है, नील में नहीं देता है, नहीं देती है, येलो में नहीं, ग्रीन में नहीं, रेड में। इसीलिए स्ट्रोंशियम वाला जो भी पटाखा है वो लाल दिखेगा। उसी तरह और भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कोई और अलग अलग वेवलेंथ पे वो लोग एमिट करते हैं, मतलब उसी वेवलेंथ पे वो लाइट छोड़ते हैं, दूसरे वेवलेंथ पे लाइट नहीं छोड़ते, बस उसी वेवलेंथ पे छोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम जो है वो येलो में लाइट छोड़ता है, बहुत पीला रंग में। जो कॉपर है वो नीला रंग में लाइट छोड़ता है, नीला या फिर हरा रंग। जो बेरियम है बोल के एक एलिमेंट है, वो भी हरा रंग में लाइट छोड़ता है। तो ऐसे जब आप रंग बिरंग का जो आप लोग जब पटाखे देखते होंगे तो उसमें आप समझ लीजिएगा तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है उस पटाखे के अंदर। इसीलिए वो जब वो पटाखा जल रहा है, कोई पटाखे में कॉपर ज्यादा है, वो जब जल रहा है वो नील लग रहा है। कोई पटाखे के अंदर बेरियम ज्यादा है, वो जब जल रहा है आसमान में वो ऐसे हरा रंग का नजर आ रहा है हमको। कोई पटाखे के अंदर स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का स्पेक्ट्रम ऐसे दिखता है, उसमें बस लाल में ही वो लाइट देती है, बाकी में वो जीरो हो गया। देखो ब्लू में भी कोई लाइट नहीं देता, येलो में भी लाइट नहीं देता, आगे पीछे कुछ नहीं, बस लाल में बहुत ज्यादा लाइट देता है, तो इसीलिए वो लाल दिखता है। तो इसीलिए जो पटाखे हैं, या फिर बस पटाखे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आसपास देखते हैं जिसमें कोई भी आग से रिलेटेड चीज है, कोई भी आग जल रहा है, चाहे वो ट्यूब लाइट हो चाहे वो बल्ब हो। जैसे कि मान लीजिए बल्ब जो है, या फिर जो पहले होते थे येलो येलो कलर के बल्ब, वो बल्ब येलो होते थे बिकॉज उसमें ज्यादातर सोडियम रहता था, ठीक है। तो सोडियम येलो लाइट देती है, इसीलिए वो बल्ब का कलर येलो होता था। जो कोई भी चीज जो हीट से जल रहा हो, उसका अगर हमको कोई कलर नजर आ रहा है तो वो कलर से हम एक्चुअली पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना अलग कलर होता है, अपना अलग वेवलेंथ होता है, जहां पे वो स्ट्रांगली बहुत ज्यादा लाइट छोड़ता है, ठीक है। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई लेट श्वेता जी समराइज क्विकली एंड देन वी कैन रैप अप टुडे। Right. So here there is one thing that I do want to add, which is that we have been talking about two separate spectrums right now. Actually, we are talking about two very different things. In the first half, we were talking about thermal emission and black body spectrum. When we talk about absorption or emission spectrum, this is a very different kind of spectrum in the sense that this is very peaked emission that happens in certain wavelength, unlike the thermal emission that was very broad and continuous across a spectrum. And so this is a picture in which Ayan is showing how you have different colors for different firecrackers because they are made up of abundance of certain elements over certain other elements, right? Like for instance, here you see the spectrum of strontium. So it is peaking in the red wavelength, so between 650 to 700
nanometers is where it's peaking, so you know it's a red colored emission. So this is happening because there is strontium atom, and the strontium atom is emitting at that frequency. Whereas you're looking at the blue, which is of copper, for instance, because copper is doing its atomic transitions in a way that it is peaking in the blue part of the spectrum. So somewhere around 400 something nanometer. But one thing to remember here is that all of these are probably at the same thermal temperature, but you don't see the thermal temperature here because of how peaked your emission spectra is. And this is why it's very important that we just don't look at the star and look at the color of the star and make a conclusion. You actually have to collect data across the wavelength and make a black body spectrum, because probably what your eye catches is the one where you see the visible intensity peaks of the emission spectra most of the time. But only after you make the black body curve and you see the spectrum peaking, you know what is the temperature curve of that object. So even though we generally make this blanket statement about blue stars are hot and red stars are cold, sometimes you do get an opposite thing where you see a star that is red, but you sort of make a spectrum and see that it's a very hot star, but is made up of a heavy metal, like, I don't know, like in this case, like strontium. So it's very important for us to actually look at the entire spectrum where you have the black body thermal radiation superimposed with the emission spectra. Yes, so yes, I'm done with the slide. Perfect, thank you. Next में क्या है? I think let's not go there today. तो आज ऑलरेडी थोड़ा हम ओवर टाइम चले क्योंकि हमको स्टार्ट करने भी थोड़ा लेट हुआ था, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। तो पहले तो किसी को कोई सवाल हो, अभी किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया हमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात किया, वेवलेंथ और टेम्परेचर के बारे में बहुत ज्यादा बात किया, वो सब को समझ में आ गया है? या फिर अगर नहीं आया है तो कोई सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हो आप हमसे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? गुरमेश जी के स्कूल से कोई भी, या फिर शशि जी के स्कूल से कोई भी? नहीं, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। सवाल पूछेंगे अगर समझ में, अगर आप अभी अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो जब हम सवाल पूछेंगे तब सब आना चाहिए जवाब। एक्चुअली वही है, ये बाद में भी वो जो वीडियो आप डालते हैं, सेंड करते हैं, ये एक बार उसको घर पे जाके दोबारा से देखते हैं, देन जब ये स्कूल आते हैं देन दे विल रिपीट कि मैम वो क्या था, वो क्या था, तब जाके कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम ये वन ऑफ द रीजंस है कि इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर अभी एकदम रियल टाइम में लाइव में आपको ज्यादा सवाल अगर दिमाग में नहीं भी आया, तो जैसे कि आपने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके स्टूडेंट्स घर जाने के बाद रिकॉर्डिंग देखते हैं। प्रॉब्लम इज दैट जो टॉपिक है वेवलेंथ है, जितना आप समझा रहे हैं बहुत ही लिमिटेड है और वो समझ में आना चाहिए, लेकिन जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, ये थोड़ा सा अभी इनका ऊपर का टॉपिक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा इनको टाइम लेके, जैसे सपोज हमने ये 1 आवर की क्लास की है, तो मुझे इसे कम से कम 4 क्लास में समझाना पड़ेगा, देन दे विल सेटल डाउन कि हाँ मैम ये चीज ये है। जी बिल्कुल, एकदम आई एग्री, इसीलिए हम ज्यादा एक दिन में कवर नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा फिर भी ज्यादा करना पड़ा क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं सिलेबस से। बट जैसे कि शशि जी ने कहा, घर जाके सारे स्टूडेंट्स अगर जब भी आपको टाइम मिले, अगले हफ्ते से पहले अगर आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखना चाहें, अगर देख सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को फायदा होगा। आप लोगों को शायद रिकॉर्डिंग जब है आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके आगे पीछे करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। अभी तो हम शायद तेज बोल गए, आपको शायद पूरा चीज समझ में नहीं भी आया होगा, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे वो जरूर देखिए। और तब अगर आपके बारे में कोई सवाल आ रहा है तो आप अपने टीचर्स को बोलिए, आपके टीचर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो हम तक सवाल पहुंचा देंगे। या फिर अगर आप चाहे तो यूट्यूब में जो वीडियो है, उस वीडियो में डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो उसका एक्सेस हो तो डायरेक्टली कमेंट करके भी हमको क्वेश्चंस बता सकते हैं बाद में, जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे, ये जब वीडियो देखेंगे। तो मेन बात यह है कि किसी भी तरह से जब भी सवाल हो, ऐसे जरूरी नहीं कि अभी पूछना है,
कभी भी अगर मन में सवाल आए, बाद में, अभी, अगले हफ्ते, कभी भी, वो सवाल हम तक पहुंचाइए। हम डेफिनेटली आप लोगों को और भी अच्छे से उस सवाल का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने आज कवर किया, जैसे कि श्वेता जी ने भी बताया, मैंने भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि हम जो लास्ट में जो छोटा सा जो प्रोजेक्ट देने वाले हैं वो स्पेक्ट्रम के ऊपर ही होगा। तो स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये सब आप अगर समझ जाए अच्छे से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सवाल जब भी हो बता दीजिएगा। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ जी, डेफिनेटली देवेंद्र जी, बोलिए। सर मैं सभी बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो साउंड वेव होती है, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, वो भी आगे को एक वेव के रूप में चलती है। मतलब जो हमें आवाज़ आती है एक किसी भी साउंड बॉक्स से या किसी भी प्रकार की जो आवाज़ हम सुनते हैं वो हमारे कानों तक एक पहुँचती है। एक मीडियम के द्वारा, एयर के द्वारा भी हो सकती है वो, और सॉलिड्स में भी चल सकती है और वो लिक्विड्स में भी चल सकती है। तो मेरा मतलब है कि सभी बच्चों से समराइज मैं करना चाहूँगा अपने शब्दों में कि जिस तरह से साउंड वेव या ध्वनि आगे बढ़ती है, ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर और हमारे कानों तक भी आती है, वो सुनाई देती है। इसी तरह से जो लाइट या कोई भी रेडिएशन है वो भी ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता है वेव वेव के रूप में ही। और कुछ वेव्स जो होती हैं वो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जिनको हम मतलब तो मतलब लाइट कह सकते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट कह सकते हैं। कुछ वेव्स होती हैं जो हम नहीं देख पाते, तो हमारी आंखें केवल लाइट जो होती है, जो विजिबल लाइट होती है, उसी की वेव तरंगों को देख पाती है और बाकी को नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से साउंड चलती है आगे को, ऐसे ही लाइट या कोई भी रेडिएशन भी आगे बढ़ता है। और बस यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, थैंक यू देवेंद्र जी समझाने के लिए। और किसी को पास कुछ डाउट है या फिर कुछ कमेंट्स है, कुछ टिप्पणी है आज के लिए? Wait 1 second. They are want to say something. बोलिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली सर, और सबको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं दिवाली की। और एक और चीज, सभी को दिवाली शुभकामनाएं। जी दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। एक और चीज मैं कहना भूल गया, जो कि हमने लास्ट वीक मेंशन किए थे। अगले हफ्ते हमारा हम मिस्टर जेफ मैकनमारा को ला रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो 29 अक्टूबर का जो क्लास होगा उसमें जेफ जी आएंगे। वो एकदम ऑस्ट्रेलिया का जो टेलीस्कोप है, जो एकदम जैसे उस टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उस टेलीस्कोप से स्टार, गैलेक्सी, नेबुला सब लोग देखते हैं और ऐसे फोटोज निकालते हैं। ऐसे इतना हाई क्वालिटी नहीं, बट ऐसे चीजों के फोटोज निकालते हैं। तो उसी टेलीस्कोप से वो लाइव ज्वाइन करेंगे हमको जूम पे, जैसे हम कर रहे हैं, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बातें करेंगे। वहां के स्टूडेंट्स, आपके जैसे आपके उम्र के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी, वो कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, वो टेलीस्कोप दिखता कैसा है, उसके आसपास कैसे दिखता है, वो थोड़ा अगर वेदर अच्छा रहा तो जेफ जी शायद हमको दिखा पाएंगे। तो यही बस मुझे याद दिलाना था। तो कोशिश कीजिएगा हम अगले हफ्ते क्लास, मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट पहले स्टार्ट करूं, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं पहला 10-15 मिनट हमको ऐसे भी नुकसान हो ही जाता है। कभी कोई ऑडियो इश्यू होता है, कभी कोई वीडियो इश्यू, इंटरनेट इश्यू होता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो जेफ जी आए और उनको वेट करना पड़े और ये टाइम वेस्ट हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगले हफ्ते मैं ये बाद में याद भी दिला दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मेंशन कर दूंगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगले हफ्ते हम 15 मिनट पहले स्टार्ट करें, ताकि जब जेफ जी ज्वाइन करते हैं 1:30 बजे, तब तक वी विल ऑल बी ऑल सेट अप एंड वी विल बी रेडी टू लिसन टू हिम, ताकि कोई उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो बस यही याद दिलाना था। तो अगले हफ्ते कोशिश कीजिएगा थोड़ा 10-15 मिनट पहले अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। सर हमको याद है वो। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बड़े एस्ट्रोनॉमर से हमको आप मिलवाएंगे, और
आप भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर हैं, लेकिन उनसे मिलवाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और थोड़ा पहले कर लीजिए, बेशक हमारे स्कूल का टाइम अब 3 बजे का है, तो उसके बाद अगर वो समझा के चले जाएं तो उससे कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं अपने स्तर पे। उसमें अगर थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा तो कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके देन। ठीक और है, सर मैं ओके, आज फिर आज के ज्वाइन लिए नहीं यहीं कर पे पा रहा